हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो यूनिवर्स। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज द ट्रेड यूनियन विच कवर्स द सेक्शन 5 टू 27। हमने इन सेक्शंस 5 टू 27 को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करा है। बेसिकली जो हर एक कैटेगरी एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है, जैसे कि फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप राइट्स, फंड मैनेजमेंट, फेडरेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। स्टूडेंट ये कैटेगराइजेशन इसलिए करी गई है सो दैट कि हमें ये चीज़ समझने में आसानी हो कि कौन सा सेक्शन किस कंसेप्ट को रेगुलेट करता है एंड यूनियन की ओवरऑल फंक्शनिंग में क्या रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स एग्जाम में ना इस सिंगल कैटेगरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डिफाइन दी और टेल्स व्हाट इज द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस। स्टूडेंट्स बेसिकली ये सेक्शन ट्रेड यूनियन के लाइफ साइकिल को कवर करते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन, नेगोशिएशंस एंड द इन्फोर्समेंट्स। इससे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को इन सेक्शंस को इजीली रिवाइज करने एंड लोकेट करने में भी हेल्प मिलती है। स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स, ड्यूटीज एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के रूल्स को अलग अलग इसलिए रखा गया है सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। स्टूडेंट्स इन सेक्शन का कैटेगराइजेशन करने का मेन पर्पस यही है कि लॉ को ऑर्गेनाइज्ड, रीडेबल एंड प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाया जाए। सो लेट्स वी सी कि ये 4 कैटेगरीज मेनली किस किस एरिया को कवर करती है, मीन्स किससे डील करती है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट 2 कैटेगरीज को ही कवर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 3 एंड 4 कैटेगरीज को हम नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ द ट्रेड यूनियन के लेक्चर में कवर करेंगे सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। यह कंसेप्ट थोड़ा सा लेंथी, आप इसको देखकर डरना मत एंड प्लीज इस टॉपिक को छोड़ना मत, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है विद द सिंपल टर्म्स। Now let's see what category 1 is deals with. Category 1 is deals with the appointment and the power of registrar, which covers only one section, that is section number 5. ये कैटेगरी डील करती है कि रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी एंड उनके पावर का डेलीगेशंस जो कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी 2, दैट इज डील्स विद द फॉर्मेशंस एंड द रजिस्ट्रेशन, विच कवर बेसिकली सेक्शन 6 टू 15। ये कैटेगरी कवर करती है कि यूनियन की फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सर्टिफिकेशन, इश्यूएंस, minimum membership, incorporation and recognitions of the sole negotiating union and negotiating councils, एंड इससे स्टूडेंट यूनियन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एंड एम्पावर्ड बनती है। नेक्स्ट इज कैटेगरी 3, दैट इज डील्स विद द राइट्स एंड रिकॉग्निशंस, व्हिच कवर बेसिकली द सेक्शन 16 टू 21। ये कैटेगरी रिकॉग्नाइज यूनियन की राइट्स, ड्यूटीज, रिकॉग्निशन प्रोसीजर्स, विड्रॉल एंड रोल ऑफ नॉन रिकॉग्नाइज यूनियन को रेगुलेट करती है एंड साथ में मल्टी यूनियन एस्टेब्लिशमेंट में नेगोशिएटिंग काउंसिल का मैकेनिज्म को भी डिफाइन करती है। नेक्स्ट इज कैटेगरी 4, that is deals with the collective bargaining and negotiation, which is cover basically section 22 to 27। कैटेगरी 4 कवर करती है कि एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन, नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स एंड उनकी मॉडिफिकेशंस एंड ड्यूरेशन क्या होगा एंड साथ में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसीजर। ये इंश्योर करते हैं कि एग्रीमेंट लीगली एंड इन्फोर्सेबल एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन करने वाले ही हों। सो स्टूडेंट्स इन 4 कैटेगरीज के थ्रू आपको पता लग ही गया होगा कि सेक्शन 5 टू 27 ट्रेड यूनियन के पूरे लाइफ साइकिल को कवर करते हैं, दैट इज की फॉर्मेशन से लेकर रिकॉग्निशन, नेगोशिएशन एंड इन्फोर्समेंट तक। ये एक क्लियर स्ट्रक्चर एंड लीगली बैक्ड पाथवे प्रोवाइड करते हैं for the industrial relations in India. So student, now let's begin our today's concept from the introduction of the trade union, that what is the trade union. इंट्रोडक्शंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये ट्रेड यूनियन होता क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियन ना एक वर्कर का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे कि वेजेस, बोनसेस एंड सैलरी हाइक, एंड ऑन द अदर साइड सोशल इंटरेस्ट जैसे कि वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, वेलफेयर स्कीम्स एंड एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, इंडिया में ना हिस्टोरिकली ट्रेड यूनियन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, जैसे कि ट्रेड यूनियन ने इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करी एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएशन करना एंड वर्कर के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस को लेकर आना। स्टूडेंट्स, लेकिन अब 2020 में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, अभी न्यू कोड बनाया गया है रिलेटेड टू द लेबर लॉज। इसने पहले के डिफरेंट लेबर लॉज को एक ही सिंप्लीफाइड लॉ में कंसोलिडेट कर दिया है।
अब का जो न्यू लॉ है, जैसे कि पुराने लॉज है, वो भी इस ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स एंड ले ऑफ एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग को कवर करते हैं। अब ट्रेड यूनियन लीगली रिकॉग्नाइज्ड है एंड एम्प्लॉयर के सामने वर्कर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, ट्रेड यूनियन वर्कर का एक ऑर्गेनाइज्ड टीम होती है जो लीगली एम्प्लॉयर से नेगोशिएट कर सकती हैं एंड अपने राइट्स को प्रोटेक्ट भी करती है। नाउ लेट्स वी सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस। स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में समझते हैं कि ट्रेड यूनियन का मेन पर्पस क्या है, मतलब ये ट्रेड यूनियन किन फंक्शंस को, किन विल्स को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। स्टूडेंट, ट्रेड यूनियन का मेन पर्पस वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करना एंड उनके ओवरऑल वेलफेयर को इंश्योर करना है। नाउ लेट्स वी सी सम मोर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि सही वेजेस का मिलना, वर्किंग आवर रीजनेबल हो एंड वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा वर्कर्स को मिले। सेकेंड इज़ कि ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है, जिसमें वर्कर एक साथ मिलकर, मीन्स एक जगह बैठकर आपस में मिलकर एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को नेगोशिएट करते हैं, जैसे कि सैलरी हाइक, लीव पॉलिसीज, हेल्थ बेनिफिट एंड बोनस स्ट्रक्चर। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, मतलब अगर वर्कर एंड एम्प्लॉयर के बीच कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ट्रेड यूनियन पीसफुली एंड सिस्टमेटिकली उसका सोल्यूशन निकालती है बिना स्ट्राइक एंड लिटिगेशन के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब अगर कोई वर्कर इलनेस होती है, वर्कर को मीन्स बीमार हो जाता है, जहाँ वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ वर्कर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करता है, तो यूनियन फंड, लीगल सपोर्ट या फिर वेलफेयर एड के थ्रू उसकी हेल्प करती है। एंड आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव इज ट्रेड यूनियन का काम इंडस्ट्रियल हार्मनी प्रमोट करना भी है, सो दैट कि अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो एंड एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन हो सके। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ट्रेड यूनियन ना सिर्फ वर्कर के लीगल एंड फाइनेंशियल राइट को सेफगार्ड करते हैं, बल्कि उनके सोशल एंड प्रोफेशनल वेलबींग को भी स्ट्रेंथन करते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट्स वी सी द डेफिनेशंस एंड द मीनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन। मींस ट्रेड यूनियन की जो पार्टिकुलरली डेफिनेशन प्रोवाइड करी गई है अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, वो क्या कहती है। सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ट्रेड यूनियन इज एनी कॉम्बिनेशन दैट इज टेम्पररी एंड परमानेंट ऑफ द वर्कर्स, जो कि प्राइमरली वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर के रिलेशंस को रेगुलेट करती है एंड वर्कर के बीच रिलेशन रेगुलेट करने के लिए बनी हो एंड अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट, सिंपली ट्रेड यूनियन का मतलब है वर्कर का एक ग्रुप जो कि मिलकर, आपस में मिलकर अपने काम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, राइट्स एंड एम्प्लॉयर के साथ के रिलेशन को सही तरह से मैनेज एंड प्रोटेक्ट करते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के वर्कर एक ट्रेड यूनियन बनाते हैं। ये यूनियन वर्कर के बिहाफ पर मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं, जैसे कि वेजेस, सेफ्टी मेजर, लीव पॉलिसीज एंड हेल्थ बेनिफिट के लिए। स्टूडेंट्स, लीगल रिकॉग्निशन मिलने के बाद यूनियन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्कर का रोल मैनेजमेंट सामने निभाती है, फुलफिल करती है, जिससे वर्कर के इंटरेस्ट फॉर्मली एंड इफेक्टिवली प्रोटेक्ट होते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू ना सिर्फ वर्कर के इकोनॉमिक एंड सोशल राइट सेफगार्ड होते हैं, बल्कि वर्क प्लेस में इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन भी मेंटेन होती हैं। नाउ लेट्स वी सी द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन। अब हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में लेजिस्लेचर ने ट्रेड यूनियन प्रोविजंस क्यों बनाए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ट्रेड यूनियन प्रोविजंस का मेन लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि वर्कर को एम्पावर किया जा सके एंड उन्हें ऑर्गेनाइज होने का लीगल राइट मिले, सो दैट कि वो कलेक्टिवली अपने एम्प्लॉयमेंट टर्म्स नेगोशिएट कर सके। इसके लिए लेजिस्लेचर ने क्लियर फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया है।
जिसमें ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन एंड ऑपरेशन डिफाइंड है, सो दैट कि हर यूनियन लीगली एंड प्रॉपरली फंक्शन कर सके। एंड अनऑथराइज या फिर इनफॉर्मल ग्रुप से कोई भी इशू क्रिएट ना हो। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्रिवेंट करना एंड फॉर्मल नेगोशिएशन चैनल क्रिएट करने से। स्टूडेंट मीन्स फॉर्मल नेगोशिएशन जो चैनल्स होते हैं ना, उनको क्रिएट करने से ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनका नंबर बहुत ही कम हो जाता है, डिक्रीजेस हो जाते हैं उनके नंबर्स। एंड जो स्ट्राइक्स एंड लिटिगेशन होते हैं वो भी अवॉइड होते जाते हैं धीरे धीरे। स्टूडेंट, इसका अल्टीमेट गोल है कि वर्कर के राइट प्रोटेक्टर रहें, साथ ही में एम्प्लॉयर के ऑपरेशनल इंटरेस्ट को भी बैलेंस किया जा सके, सो दैट कि वर्क प्लेस में जो वर्क है वो स्मूथली चल सके। इसके रिगार्डिंग भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में वेजेस को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। अगर वहाँ एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो वो फॉर्मली नेगोशिएट करेगा, डिस्कशन करेगा एंड सेटलमेंट के थ्रू जिस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकाल लेगा, जिससे कि अननेसेसरी स्ट्राइक्स, प्रोडक्शन लॉस एंड इंडस्ट्रियल टेंशन अवॉइड हो सकता है। तो स्टूडेंट, इस तरह लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है ट्रेड यूनियन का कि वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड एम्पावर्ड हो सके एंड जो डिस्प्यूट्स है वो फॉर्मल एंड पीसफुल वे से रिजॉल्व हों एंड ओवरऑल इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन रहे। नाउ लेट्स वी सी द स्कोप एंड द एप्लीकेबिलिटी। स्टूडेंट्स, बेसिकली ट्रेड यूनियन का जो स्कोप है ना वो बहुत ही ब्रॉड है। ये उन सभी एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के कवरेज में आती हैं। इसका मतलब है कि हर एक फैक्ट्री, ऑफिस एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की प्रोविजंस एंड लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वहां ट्रेड यूनियन की प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगी। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड दोनों टाइप के यूनियंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे ही वो एस्टेब्लिशमेंट लेवल की हो या फिर इंडस्ट्री लेवल की। एस्टेब्लिशमेंट लेवल यूनियन वो होते हैं जो एक ही फैक्ट्री एंड ऑफिस के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑन द अदर साइड इंडस्ट्री लेवल यूनियन वो होते हैं जो कि मल्टीपल फैक्ट्रीज एंड ऑफिसर्स के वर्क को एक ही इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में यूनियंस के रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीमेंट जैसे कि प्रोविजंस कवर किए जाते हैं, सो दैट कि वर्कर एम्प्लॉयर रिलेशन स्ट्रक्चर एंड लीगल फ्रेमवर्क के अंडर हो। रिगार्डिंग में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर का एक इंडस्ट्री लेवल यूनियन है एंड दी अदर साइड पुणे में एक सिंगल फैक्ट्री के वर्कर्स की एस्टेब्लिशमेंट लेवल यूनियन है। एंड इन दोनों टाइप्स के यूनियन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर लीगली रेगुलेट होंगे एंड उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के फॉर्मल चैनल्स के थ्रू काम करना होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी क्लियरली डिफाइन करता है कि कौन से वर्कर एंड यूनियंस प्रोविजन के अंडर आते हैं एंड उनके राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी सी ultimately the section 5 to 27 डिस्कस दी सेक्शन इन डिटेल वन बाय वन। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया ही है कि हम इन सेक्शंस को 4 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करा है, सो दैट कि आपको अच्छे से समझा जाए इन सेक्शंस की प्रोविजंस एंड कोई भी कंफ्यूजन ना हो एक स्ट्रक्चर्ड बेस में। स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द कैटेगरी 1 दैट कवर द सेक्शन 5। स्टूडेंट्स, सोचो कि एक स्टेट में बहुत सारे ट्रेड यूनियंस है। अगर सिर्फ एक ही रजिस्ट्रार होता तो सबका काम स्लो एंड कंफ्यूजिंग हो जाता। इसलिए सेक्शन 5 बनाया गया जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक से ज़्यादा ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है एंड उनको डिफरेंट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगी। Now we understand section 5 that is related to the registrar of the trade union। फ्रेंड्स, ये सेक्शन नंबर 5 स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ट्रेड यूनियन का एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज करें एंड मतलब कि कौन यूनियन रजिस्ट्रार करेगा एंड रूल्स इन्फोर्स करेगा, डिस्प्यूट को हैंडल करेगा, ये सब क्लियरली डिफाइंड हो।
फर्स्ट वी विल सी द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कोर ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट किन किन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगी एंड उनको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिजाइन मीन्स उनको देगी। स्टेट गवर्नमेंट ना अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन जो कि इस ओवरऑल ट्रेड यूनियन का हेड होगा। देन इस द एडिशनल रजिस्ट्रार जो कि ट्रेड यूनियन को असिस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा एंड सेकंड लेवल पर ट्रेड यूनियन के काम को संभालेगा। देन जॉइंट रजिस्ट्रार जो कि रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। देन डिप्टी रजिस्ट्रार जो कि लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा। स्टूडेंट, ये सारे ऑफिसर्स इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं क्योंकि एक ही रजिस्ट्रार पूरे स्टेट के यूनियंस हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए स्टेट अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट करती हैं। एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिफरेंट मेंबर्स को अपॉइंट करने से जो रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस प्रोसेस होता है वो फास्ट एंड इफेक्टिव हो जाता है। इसके रिगार्डिंग हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट की एक ट्रेड यूनियन है। महाराष्ट्र की ट्रेड यूनियन के काम इस वर्क को हैंडल करने के लिए ना डिफरेंट डेजिग्नेशंस एंड लेबल होते हैं। सबसे पहले है रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन, जैसे कि जहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको शो करा है मिस्टर ए, जो कि पूरी स्टेट में ट्रेड यूनियन से जुड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखता है। एंड उसके बाद आता है जॉइंट रजिस्ट्रार, जैसे कि मिसेस बी, जो कि मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए ट्रेड यूनियन के काम को देखती है एंड उसके साथ ही रजिस्ट्रार को भी हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं डेप्टी रजिस्ट्रार, जैसे कि मिस्टर सी, जो कि पुणे रीजन में ट्रेड यूनियन के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम को संभालता है। तो स्टूडेंट, ये पूरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है ये एक हमें दिखाता है कि ट्रेड यूनियन एंड डिपार्टमेंट में कैसे एक हायरार्की होती है, जिसमें स्टेट लेवल पर लेकर रीजन लेवल तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड होती हैं, से वर्क फैसिलिटेट होता है। पहली बात थी कि ट्रेड यूनियंस के जो मेंबर्स होते हैं उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम देखते हैं ये जो मेंबर्स मींस ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, अब हम इसको की पावर कैसे डेलीगेट करी जाती है, मींस डेलीगेशंस ऑफ द पावर। गवर्नमेंट स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन कर सकती है हर ऑफिसर को। जो ऑफिसर असाइन है वो टेक्निकली उस एरिया का लीगल रजिस्ट्रार जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा एग्जाम्पल 2 है उसको हम एग्जाम्पल 1 से रिलेट करते हुए समझते हैं। जैसे कि जो मुंबई की ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन है, अगर हमने उसका रजिस्ट्रेशन करना है तो जॉइंट रजिस्ट्रार है जो है कि मिसेस पी, वो अप्रूव करती है क्योंकि उनका काम मुंबई रीजन की सारी यूनियन एक्टिविटीज को देखना होता है। हम बात करें कि पुणे के जो ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट्स हैं, कंप्लेंट्स हैं एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, जो कोई और भी वर्क, वो डेप्टी रजिस्ट्रार यानी कि मिस्टर सी हैंडल करते हैं क्योंकि पुणे उनके यूरिसडिक्शन में आता है। स्टूडेंट्स, इससे हमें ये समझ में आता है कि चाहे ही ऑफिसर का जो टाइटल है, जो डेजिग्नेशन है, वो छोटी हो या फिर बड़ी, अगर उस ऑफिसर को किसी एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो उस एरिया में डेजिग्नेशन है वो रजिस्ट्रार के इक्वल मानी जाती है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि वो पुणे एंड मुंबई में ऑफिसर अपॉइंटेड है, चाहे ही वो लो लेवल की डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं, बट वो जो काम करते हैं अपना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं वो होगी इक्वल टू द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। स्टूडेंट, नाउ लेट्स बी सी द एरिया बेस्ड अथॉरिटी। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑफिसर को एक स्पेसिफिक एरिया या फिर रीजन असाइन किया गया है तो वो उस एरिया के अंदर वो सारी पावर्स को यूज करेंगे जो कि एक रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन यूज करता है। यानी कि उसका टाइटल चाहे ही छोटा है या फिर बड़ा, पर उसके पास अपने एरिया के ट्रेड यूनियन के लिए वो सारी अथॉरिटी है जो एक रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन के पास होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि नासिक में अगर ट्रेड यूनियन का एक ऑफिस है, उस ऑफिस को हैंडल करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया है। वो उस एंड मतलब कि डिप्टी रजिस्ट्रार उस ट्रेड यूनियन के ऑफिस के लिए काम करेगा जो कि नासिक में है।
तो इस केस में जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो एक रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन की सारी पावर्स को यूज करेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करना, रूल्स को फॉलो हो रही हैं या नहीं इस बात को देखना, एंड अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको भी हैंडल करता है। यानी कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द नासिक है दैट इज इक्वल टू द रजिस्ट्रार फॉर द नासिक यूनियन। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं पुणे ऑटो वर्कर यूनियन। मान लीजिए कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पुणे में है एंड मिस्टर सी जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार पुणे है उस यूनियन के लिए, तो इसमें वो रजिस्ट्रेशन भी अप्रूव करेगा, एनुअल रिटर्न्स भी वेरीफाई करेगा, डिस्प्यूट को भी सॉल्व करेगा एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को भी इंश्योर करेगा। स्टूडेंट चाहे ही टाइटल रजिस्ट्रार का हो या फिर जॉइंट रजिस्ट्रार का हो या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार का हो, मतलब छोटा हो या बड़ा, पर अगर एरिया बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दी गई है किसी ऑफिसर को तो उसके अकॉर्डिंग से वो ऑफिसर का काम पूरे रजिस्ट्रार के बराबर ही माना जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सेक्शन 5 क्यों बनाया गया, इसके बिहाइंड क्या रीजंस है। स्टूडेंट सेक्शन 5 का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ट्रेड यूनियन का काम एफिशिएंटली मैनेज हो सके। एक बड़े स्टेट में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रार सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए पावर्स डेलीगेशन की गई है, मीन्स पावर्स डिवाइड करी गई हैं। हर एरिया के लिए क्लियरली रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होने से कंफ्यूजन कम होती है एंड काम भी फास्टर प्रोसेस में होता है, जैसे कि न्यू यूनियन के रजिस्ट्रेशन, एनुअल रिटर्न का वेरिफिकेशन, रूल्स एंड ऑफिस पीरियड्स में चेंजेस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो स्टूडेंट ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ एंड फास्ट बनाता है बाय द डेलीगेटिंग ऑफ द पावर्स एंड अपॉइंटिंग डिफरेंट ऑफिसर्स। Now let's we see the case laws. इस प्रिंसिपल का स्टूडेंट जो लीगल बैकिंग है वो इस केस के रिगार्डिंग बताई गई है, दैट इज द स्टेट ऑफ द बॉम्बे वर्सेस RMD चांबर बाउगावाल। तो स्टूडेंट इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर स्टैट्यूट के थ्रू अथॉरिटी डेलीगेट की गई है और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉलो किया गया है तो डेलीगेशन वैलिड है एंड सेक्शन 5 में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ऑफिसर्स लीगली रजिस्ट्रार के पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस उनका काम अपनी असाइंड एरिया तक ही लिमिटेड होता है। आई होप कि आपको कैटेगरी 1 दैट इज द सेक्शन कवर सेक्शन 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल बी मूव फर्दर फॉरवर्ड टू द कैटेगरी 2। स्टूडेंट्स अब हम कैटेगरी 2 में जो सेक्शन 6 से 15 तक कवर किए गए हैं उनको वन बाय वन में डिस्कस करते हैं, दैट इज डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। स्टूडेंट्स इमेजिन करो कि आप और आपके 9 और फ्रेंड्स एक फैक्ट्री में काम करते हो और सोचते हो कि हमने अपने वर्कर के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनियन बनानी है। ये ही है शुरुआत ट्रेड यूनियन बनाने की जर्नी की। नाउ लेट्स वी सी फर्स्ट सेक्शन 6 दैट इज डील्स विद द मोड्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। दैट आर मिनिमम 7 वर्कर्स एक यूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्कर एक ही एस्टेब्लिशमेंट के हो सकते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री के या एक ही इंडस्ट्री के, जैसे कि टेक्सटाइल वर्कर्स के अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। स्टूडेंट ये इंश्योर करता है कि यूनियन जेन्युइन एंड रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब फेक यूनियन ना बन जाए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट इज द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। स्टूडेंट सोचो कि आप रेडी हो यूनियन को बनाने के लिए, अब आपको उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आप कैसे ट्रेड यूनियन को बनाओगे। दैट फर्स्ट इज द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है एंड उसके बाद मीन्स वर्कर को जब वर्कर्स एप्लीकेशन फॉर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तैयार करते हैं उसके बाद उनको यूनियन रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी सबमिट करना होता है, जिसमें इलेक्शन कैसे होंगे, फंड कैसे मैनेज होगा एंड यूनियंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब क्लियरली मेंशन होता है। ट्रांसपेरेंसी को शो करने के लिए ऑफिस बेयरर्स के नेम एंड एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी देना मैंडेटरी है, जहां ऑफिशियल नोटिस जाएगा कि किस एड्रेस पर जो ऑफिस नोटिस भेजेंगे कहाँ जाएगा एंड साथ ही में गवर्नमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड फीस भी पे करनी होती है। स्टूडेंट्स जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं
उसके बाद वर्कर्स रजिस्ट्रार के पास उन्हें सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं। दैट रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है कि क्या मिनिमम 7 मेंबर्स हैं, रूल्स सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग है एंड फीस पे हुई है या फिर नहीं। सब सही होने पर रजिस्ट्रार सेक्शन 8 के अंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि अगर 10 टेक्सटाइल वर्कर्स डिसाइड करते हैं यूनियन बनाने के लिए, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव, फंड, रूल्स, इलेक्शन हर मीन्स एवरी 2 ईयर्स में होंगे एंड ऑफिस बेयरर्स के नाम, उनका ऑफिस का एड्रेस सबमिट करते हैं एंड फीस भी पे करते हैं। देन रजिस्ट्रार वेरीफाई करने के बाद सब सही होने पर यूनियन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट, हम इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल केस लॉ देखते हैं, दैट इज द टाटा इंजीनियरिंग वर्कर यूनियंस वर्सेस टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस केस में भी ने यही कहा है कि अगर सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है तो रजिस्ट्रार आर्बिट्रेरली उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द सेक्शन 7 that is deals with the rules of the union. Student section 7 ट्रेड यूनियन के लिए एक फॉर्मल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे उनकी फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड लीगल हो। इस सेक्शन के अंडर यूनियन के रूल्स में कुछ की एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि नेम यूनिक एंड मिसलीडिंग ना हो एंड ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड हो, जैसे कि वर्कर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, वेजेस नेगोशिएट करना एंड वेलफेयर प्रमोट करना। थर्ड इज इलेक्शन फेयर एंड सीक्रेट बैलेट के थ्रू होने चाहिए, जैसे कि हर एवरी आफ्टर 2 ईयर में एक बार होना मैंडेटरी है, सो दैट कि मेंबर्स का पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो। नेक्स्ट इज फंड मैनेजमेंट क्लियरली स्पेसिफाइड हो, जिसमें सब्सक्रिप्शन, फाइन एंड डोनेशन का यूज वेलफेयर, स्ट्राइक फंड एंड लीगल एड के लिए हो। नेक्स्ट इज मेंबरशिप कंडीशन, राइट्स एंड टर्मिनेशन प्रोसेस भी रूल में मेंशन होने चाहिए। अगर कोई भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स अराइजेस होते हैं तो वो पहले इंटरनल कमेटी रिजोल्व करेंगी एंड ज़रूरत पड़ने पर रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। रूल्स में अमेंडमेंट प्रोसीजर भी स्पेसिफाई होता है, जिसमें 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी से चेंजेस अप्रूव किए जा सकते हैं। इसका स्टूडेंट इस सेक्शन 7 की इम्पोर्टेंस है मेंबर्स के राइट प्रोटेक्ट करना, यूनियन की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना एंड रजिस्ट्रार को ये चीज़ें वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि यूनियन लीगली कॉम्प्लीमेंट है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मे बी आप कंफ्यूज हो गए होंगे। लेट्स बी टेक वन एग्जाम्पल, जैसे कि XYZ टेक्सटाइल वर्कर की एक यूनियन है जिसमें सब रूल्स क्लियरली डिफाइन है, जैसे कि नेम, ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन, फंड, यूज, मेंबरशिप, एलिजिबिलिटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर। जैसे कि स्टेट यूनियन का नाम ही जैसे हमने को पता लग गया कि XYZ है, जो कि एक यूनिक नेम है एंड किसी और ऑर्गेनाइजेशन से मिसलीडिंग नहीं है। हम फंड मैनेजमेंट की बात करें इसमें, इस एग्जांपल में, तो मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन है वो मंथली बेसिस पर कलेक्ट होती है एंड फंड का यूज़ है जो वो वेलफेयर प्रोग्राम, स्ट्राइक फंड एंड लीगल एड में होता है। जो फाइन्स एंड डोनेशंस कलेक्ट होता है वो भी इस फंड में इंक्लूड किया जाता है एंड जो फंड का प्रॉपर रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है एंड ऑडिट एनुअल बेसिस पर करवाए जाते हैं और रूल्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स वी सी द केस लॉज। स्टूडेंट, केस लॉ में जैसे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस एंड टाटा इंजीनियरिंग वर्कर यूनियन ये हाईलाइट करते हैं कि अगर रूल्स इलीगल, डिस्क्रिमिनेटरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अगेंस्ट है तो वो यूनियन रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट, इस तरह सेक्शन 7 ट्रेड यूनियन को एक वेल स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल एंड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो वर्कर के इंटरेस्ट एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी दोनों को सेफगार्ड करता है। Now next is section 8 that is deals with the formal registration. Section 8 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर ट्रेड यूनियन को फॉर्मली रजिस्टर करना रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रजिस्ट्रार एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद चेक करता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं
यूनियन के रूल्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के कॉम्प्लीमेंट है एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी पे हुई है या फिर नहीं। अगर सब कंडीशन सही होती है तो यूनियन ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो रजिस्ट्रार रीजंस के साथ रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 10 वर्कर की एप्लीकेशन कंप्लीट है एंड रूल्स भी कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स अब रूल्स फॉलो किए गए हैं, तो उस यूनियन को रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। अगर रूल्स को फॉलो करने में कहीं डिफेक्ट है तो वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार रिजेक्ट मीन्स या फिर कैंसिल कर सकता है। नाउ लेट्स वी सी द वन केस लो दैट इज द टाटा इंजीनियरिंग वर्कर यूनियंस। इस केस में क्लैरिफाई किया गया कि रजिस्ट्रार अपनी आर्बिट्रेरी डिस्क्रिप्शन से रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता एंड इसलिए उसको अपनी जो मीन्स रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है या फिर रिफ्यूज़ करता है उसके रिगार्डिंग उसको रीज़न देना जरूरी होता है इन दी रिटन फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 9 दैट इज डील्स विद द सर्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट इस सेक्शन के अंडर वंस यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है, यूनियन के लिए रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है जो ये प्रूफ है कि यूनियन लीगली एग्जिस्ट करती है एंड रजिस्टर्ड यूनियन के पास कुछ स्पेशल राइट्स एंड पावर्स भी होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी को ओन करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना एंड सू एंड बी सूड करना। किसी पर्सन को जो ट्रेड यूनियन किसी और पर केस करती है या फिर किस ट्रेड यूनियन पर कोई केस होता है तो वो ट्रेड यूनियन के नाम पर होता है जो रजिस्टर किया गया है, ना कि सिंपल एक पर्सन को लाइबल किया जाएगा। बट जो उसके हाई डिग्नेटरीज है, ऑफिसर्स है, वो तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे ही, बट जो केस है वो ट्रेड यूनियन है जो उसके नाम पर चलता है। लेट्स वी सी वन एग्जांपल कि दैट XYZ टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड है। XY टेक्सटाइल वर्कर यूनियन को रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेशन भी इशू कर दिया है। अब ये लीगली सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर सकती हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती हैं एंड मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट भी कर सकती हैं। इसके रिगार्डिंग केस लो है TUC वर्सेस रजिस्ट्रार। इस केस में डिसाइड हुआ कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है कि यूनियन एग्जिस्ट करती है एंड वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो स्टूडेंट्स लास्ट हमने 2 सेक्शन करे हैं, सेक्शन 8 एंड 9 ये इंश्योर करते हैं कि ट्रेड यूनियन एक फॉर्मल लीगल एंड रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी के रूप में ऑपरेट करती है जो कि मेंबर्स के राइट को सेफगार्ड करें एंड एम्प्लॉयर के साथ लीगल एंड स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन करें। सो स्टूडेंट्स अब हम सोचो कि यूनियन बनाना एक मिनी सोसाइटी का प्रोसेस है। इसमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है जैसे कि रूल्स, इलेक्शन, फंड मैनेजमेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तक। स्टूडेंट ये जो सेक्शन 6 से 9 तक हमने डिस्कस किया प्रोविजंस, ये यूनियन को लीगल एंड ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं सो दैट कि वर्कर्स की वॉइस स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड रहे। जो सेक्शन 6 है वो मेंबरशिप के रूल्स डिफाइन करते हैं। सेक्शन 7 यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनल गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क देता है। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आउटलाइन करता है एंड सेक्शन 9 पावर ऑफ रजिस्ट्रार एंड एरिया बेस्ड अथॉरिटी के लिए लीगल बैकिंग प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट इस तरह यूनियन एक वेल स्ट्रक्चर्ड मिनी सोसाइटी बन जाती है जिसमें वर्कर्स के राइट, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी इंश्योर होती हैं। Next, we will continue from the section 10 that is deals with the cancellation and the withdrawal of the registration। मतलब जो रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन की हो चुकी है वो इन फ्यूचर कब कैंसिलेशन हो सकती है, किन ग्राउंड्स पर कैंसिलेशन हो सकती है। स्टूडेंट सोचो एक यूनियन का मेंबरशिप कंटिन्यूसली डाउन में जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है एंड रूल्स भी वायोलेट हो रहे हैं एंड सेक्शन 10 कहता है कि रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि वो ऐसी यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। अब हम कुछ ग्राउंड्स देखते हैं कि किन ग्राउंड्स पर किसी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। फर्स्ट इज कि अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई हो। सेकंड कि यूनियन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की प्रोविजंस को वायलेट करते हैं या फिर यूनियन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया हो। एंड नेक्स्ट इज कि मेंबरशिप मिनिमम रिक्वायरमेंट नंबर से कम हो गई हो।
जो रजिस्ट्रेशन के लिए मेंबरशिप चाहिए होती है 7 वर्कर्स की, वो कम हो गई हो, वो डाउन में चली गई हो। और नेक्स्ट वी विल सी, अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का सेक्शन 10 ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोसीजर भी क्लियरली डिफाइन किया गया है, सो दैट कि नेचुरल जस्टिस एंड लीगल फेयरनेस मेंटेन हो। अगर रजिस्ट्रार को लगे कि यूनियन ने रूल्स वायलेट किए हैं या फिर मिनिमम मेंबरशिप क्राइटेरिया मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो रजिस्ट्रार नोटिस भेजता है यूनियन को, एंड यूनियन को अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन देने का चांस भी दिया जाता है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। रजिस्ट्रार एक्सप्लेनेशन रिव्यू करता है, एंड अगर वायोलेशन जस्टिफाइड होती है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है बाय द रजिस्ट्रार। नाउ लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए कि एक यूनियन की मेंबरशिप 120 से गिरकर 5 हो गई है, तो रजिस्ट्रार नोटिस भेजता है एंड यूनियन से एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यूनियन अपनी तरफ से मेंबरशिप मेंटेन करने का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। नाउ लेट्स वी सी वन केस लॉस, दैट इज TUC वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। इस केस में ये स्टेब्लिश हुआ कि कैंसिलेशन हमेशा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद ही होनी चाहिए। बिना प्रॉपर नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी के कैंसिलेशन इनवैलिड मानी जाती है। इस तरह प्रोसीजर इंश्योर करता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना आर्बिट्रेरी ना हो एंड यूनियन को अपना राइट डिफेंड करने का फेयर चांस मिले। नेक्स्ट विल सी दी सेक्शन 11 स्टूडेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के सेक्शन 11 के अंदर अगर किसी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज या फिर कैंसिल हो जाती है, तो यूनियन के पास अपील करने का लीगल राइट है। इसका पर्पस ये है कि यूनियन को अपने राइट्स डिफेंड करने का फेयर चांस मिल सके एंड रजिस्ट्रार का डिसीजन आर्बिट्रेरी ना हो, इस बात को चेक किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपील का टाइम फ्रेम एंड प्रोसीजर डिसाइड करती है, एंड अपीलेट अथॉरिटी अपील को रिसीव करने के बाद या तो फिर रजिस्ट्रार के डिसीजन को अपहोल्ड कर सकती है, या अपील सक्सेसफुल होने पर यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर सकती है। नाउ लेट्स बी टेक वन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। अगर यूनियन ए की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है क्योंकि मिनिमम मेंबरशिप मेंटेन नहीं होते एंड यूनियन अपील फाइल करती है इसके रिगार्डिंग, तो अपीलेट अथॉरिटी मेंबरशिप एंड कंप्लायंस वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन रीइंस्टेट कर सकती है। केस लॉ रिगार्डिंग दिस इज TUC वर्सेस रजिस्ट्रार। इस केस में ये एस्टेब्लिश हुआ कि अपील का जो राइट है वो नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है, एंड बिना अपील का ऑप्शन दिए कैंसलाइजेशन इनवैलिड होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 12। सेक्शन में लो यूनियन के लिए मिनिमम मेंबरशिप क्राइटेरिया सेट करता है, सो दैट यूनियन जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव हो। ये इंश्योर करता है कि एक छोटी और इनसिग्निफिकेंट ग्रुप रजिस्टर यूनियन का बैन हो जाए, मतलब कि एक जो छोटी सी जहाँ पर कोई इनसिग्निफिकेंट वर्कर्स का ग्रुप है वो रजिस्टर्ड यूनियन ना बन सके, जो कि वर्कर्स टिपिकली हम देखें वो ऐसी छोटी यानी इनसिग्निफिकेंट ग्रुप वर्कर्स को एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्राइटेरिया ये है कि यूनियंस में 10% ऑफ वर्कर्स इन एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्री जहाँ फिर 100 वर्कर्स का होने चाहिए एंड एब्सोल्यूट मिनिमम मेंबर्स होने जरूरी है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक फैक्ट्री में 100 वर्कर्स हैं तो मिनिमम 80 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं, एंड जो स्मॉल वर्कशॉप्स हैं उसमें अगर 50 वर्कर्स हैं तो मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 13 दैट इज डील्स विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के सेक्शन 13 के अंडर जब ट्रेड यूनियन ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो लीगली एंटिटी मींस बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। इसका मतलब है कि यूनियन के अपने लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस होते हैं एंड मेंबर पर्सनल लायबिलिटी से अलग हो जाते हैं। रजिस्टर्ड यूनियन प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है और अपने नाम से स्यू एंड बी स्यूड भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि एक रजिस्टर्ड यूनियन बैंक अकाउंट खोल सकती है, ऑफिस रेंट पे ले सकती है और वेजेस डिस्प्यूट में मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन भी कर सकती है।
केस लॉ रिगार्डिंग दिस, दैट इज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन में कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया कि रजिस्टर्ड यूनियंस अपने लीगल एंटिटी के रूप में राइट इन्फोर्स कर सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंडर ट्रेड यूनियन सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंडर गवर्न होते हैं और उन पे सोसाइटीज़ एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होते। इसका पर्पस ये है कि यूनियंस के लिए एक स्पेशलाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड लीगल फ्रेमवर्क हो जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल कि एक रजिस्टर्ड यूनियन सोसाइटीज़ एक्ट के रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के प्रोविजंस फॉलो करना ही मैंडेटरी है उनके लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 15 दैट इज डील्स विद द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव यूनियन एंड काउंसिल डिफाइन करता है। अगर एक यूनियन के पास 51% या उससे ज़्यादा वर्कर्स है तो वो सोल नेगोशिएशन यूनियन बन जाती है और वही एम्प्लॉयर के साथ एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन भी कर सकती है। अगर कोई सिंगल यूनियन 51% की शोल्ड को मीट नहीं कर सकती, मीन्स 51% का जो क्राइटेरिया है वो नहीं फुलफिल कर सकती, तो वो नेगोशिएटिंग काउंसिल उसे बनाया जाता है, तो उसे नेगोशिएटिंग यूनियन नहीं बनाया जाता बट उसको काउंसिल बनाया जाता है जिसमें सारी यूनियन का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल कि एक फैक्ट्री में 3 यूनियंस हैं, यूनियन ए के पास 40%, यूनियन बी के पास 35% एंड यूनियन सी के पास 25% वर्कर्स हैं। क्योंकि कोई भी 51% थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता तो इसलिए नेगोशिएटिंग काउंसिल ही बनेगी। अगर काउंसिल में टोटल 9 सीट्स हैं तो यूनियन ए को 4 सीट्स, यूनियन बी को 3 सीट्स एंड यूनियन सी को 2 सीट्स मिलेंगी। इस तरह सभी यूनियंस को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता है और एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएशन स्ट्रक्चर एंड कन्फ्लिक्ट फ्री होती है। स्टूडेंट, इस सेक्शन का पर्पस ये है कि ये सेक्शन इंश्योर करता है कि ट्रेड यूनियन लीगल एंटिटी बनकर अपने राइट इन्फोर्स कर सके एंड उनका स्कोप क्लियर हो एंड साथ ही साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग में कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो सके। इसके रिगार्डिंग केस लो है बेंगलोर वाटर सप्लाई एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस राजप्पा। इस केस में कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होना जरूरी है सो दैट कि इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन रहे एंड वर्कर की कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिवली हो। सो स्टूडेंट, सेक्शन 6 to 15 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में ट्रेड यूनियन के लिए एक सिस्टमैटिक एंड लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करते हैं जो इंश्योर करते हैं कि यूनियन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के रूप में काम करें। रजिस्ट्रेशन के थ्रू यूनियन को लीगल पर्सनैलिटी मिलती है जिससे ये प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है, कंट्रैक्ट भी कर सकती है एंड कोर्ट में केस कर सकती है। इनके ऊपर कोर्ट की ओर से केस भी हो सकता है। स्टूडेंट, साथ ही में मेंबरशिप, गवर्नेंस एंड इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। रिकॉग्निशन प्रोविजन से यूनियन को स्ट्रक्चर कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट मिलता है जिससे ये वर्कर के लिए इफेक्टिवली नेगोशिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट ये सेक्शन इनफॉर्मल वर्कर ग्रुप को लीगली एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन में बदल देते हैं जो कि लेबर राइट प्रोटेक्ट करते हैं एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी को प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर एंड पार्ट 1 ऑफ द ट्रेड यूनियन में हमने डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एप्लीकेबिलिटीज, डेफिनेशंस एंड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 फ्रॉम द सेक्शन 5 to 15। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो 2 में डिस्कस करेंगे आर हेड 3 एंड हेड 4। So stay connected to our channel and please subscribe to my channel for the part 2 of the trade union video. Thank you so much.